So, hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one-stop destination for your English, and we are in association with Commerce Valo. We are here in association with Commerce Valo, and today we are going to do this poem, that is an elementary school classroom in a slum. तो सबसे पहली चीज़, अगर हम इसके पोइट की बात करते हैं तो पोइट के बारे में देखो क्या गिवन है. पोइट के बारे में गिवन है कि द पोइट इज़ स्टीफन स्पेंडर. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर पोम्स के बारे में साथ के साथ पोइट्स और राइटर्स के बारे में भी पूछा जाएगा, चाहे वो प्रोस हो या पोम हो, कुछ भी हो. तो आपको वो ज़रूर पढ़ना है. एटलीस्ट जो ऑथर का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में गिवन है उतना तो करना ही है. जैसे यहाँ पे क्या गिवन है कि इनका जो बर्थ ईयर है दैट इज़ 1909 एंड डेथ ईयर जो है दैट इज़ 1995. तो आपको ये पता होना चाहिए. पहले पोम के अंदर पोइट का नेम मेनली पूछ लिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब इवन जो उसका बर्थ ईयर है, डेथ ईयर है, अगर वो मेंशन है, इवन जो डेट है वो भी पूछी जा सकती है. यहाँ तक कि वो कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, ये भी पूछ लिया जाता है. तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. क्लियर? चलिए, तो वॉज एन इंग्लिश पोइट. इंग्लिश पोइट मतलब इंग्लैंड से होगा, ठीक है. एंड एसेज था, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. तो बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी के अंदर है. स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट बोला और पैसिफिस्ट बोला. पैसिफिस्ट कौन होता है? डू यू नो गाइस हु इज अ पैसिफिस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? The person who doesn't like wars, the person who is peaceful and he likes peace. Okay, he wants a kind of peace in the world, or he thinks about the humanity first. तो बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट. देखो ये नेम अगर गिवन है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि नेम सम वर्क्स, विच ऑफ दीज वर्क्स इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो वहाँ पे 4 वर्क्स का नाम दिया जा सकता है जिसमें से एक इसमें से आ सकता है. तो लेट मी टेल यू क्लियरली कि जब भी हमारा पेपर सेट होता है तो ज़्यादातर हमने देखा है कि एवरेज लेवल पे सेट होता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन अगर वो डिफ़िकल्ट लेवल पे सेट हो गया तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़रूर प्रॉब्लम होने वाली है. और देखो अभी तुम किसी से भी अपने फ्रेंड से पूछ रहे होगे इंग्लिश की प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट कर दी, तो उनका यही कहना होता है कि वो तो लास्ट के 1 मंथ में, 10 दिन में, 15 दिन में हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये उनको मिला है अपने सीनियर्स से, क्योंकि उनके सीनियर्स इसी तरीके से प्रिपेयर करते आए हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पैटर्न कुछ उस तरीके का था कि हम 15 दिन के अंदर इंग्लिश को प्रिपेयर करके सब चीज़ें कर सकते थे. लेकिन इस बार हमारा जो पैटर्न है वहाँ पे एनसीईआरटी 44 मार्क्स के लिए स्टैंड करती है, और साथ के साथ हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो 20 मार्क्स के लिए स्टैंड करते हैं. और अगर हम एक परफेक्ट स्कोर चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं, 98, 99, 100 ऐसे मार्क्स हम टारगेट कर रहे हैं, 95 प्लस हम टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये समरी और ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है. अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल पे सेट हो गया तो 70 to 80 मार्क्स लाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. ठीक है, तो द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने ये सब लिखा है. वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये कोई ऑटोबायोग्राफी होगी शायद इनकी. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये उन्होंने एक पोम लिखी है. एंड ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज़. ठीक है, तो ये इसकी जो थीम है, इसकी जो वैल्यू है पोम की, वो क्या है? सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. डू यू नो व्हाट इज क्लास इनइक्वालिटीज? Yes. Caste discrimination is like discrimination on the basis of caste, and class discrimination is a discrimination on the basis of class. It means the people who are poor or the rich. The discrimination is done between both of them. यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं पोम को. देखो इसमें जो लाइंस हैं, कभी भी हम पोम को पढ़ते हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि पोम इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमें ना उसके पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है कि पोइट क्या डिपिक्ट करना चाहता है. जो लाइन जैसे जैसे लिखी होती है हमको उसको सिर्फ उसी तरीके से नहीं देखना चाहिए, हमारे को उसे एक क्रिएटिव मैनर के अंदर भी देखना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोम्स के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम. देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के बारे में बताया गया. तो मैं आपको पहले बता देता हूँ. एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक लेवल का. एलिमेंट्री स्कूल मतलब जहाँ प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है छोटे बच्चों का, 1st to 5th मान सकते हैं. और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का मतलब है कि एक सिंगल क्लासरूम है उस स्कूल के अंदर, और ये कहाँ पे है? एक स्लम एरिया में है. स्लम एरिया इज व्हाट? झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका. ठीक है, जहाँ पे बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में लोग रहते हैं. लाइक सीमापुरी कैन बी कंसाइडर्ड अ स्लम एरिया, है ना.
ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। तो ये यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया गया है इस पोम के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं पोम को, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पोम के डिफरेंट स्टैंजा में हम क्लासरूम के डिफरेंट कंडीशन के बारे में जानते हैं। इवन अगर मैं फर्स्ट स्टैंजा की बात करता हूँ तो ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा पूरा का पूरा बेस्ड है क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं उनके ऊपर, कि उनकी कंडीशन कैसी है। सेकंड स्टैंजा जो है वो बेस्ड है क्लासरूम की कंडीशन के ऊपर, ये जो क्लासरूम है वो कैसा है, इसके ऊपर बेस्ड है हमारा सेकंड स्टैंजा, ठीक है। और थर्ड स्टैंजा हमारा इस चीज़ पे बेस्ड है कि ये जो क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें हैं क्या वो इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी मायने रखती हैं। और लास्ट स्टैंजा इस चीज़ पे है कि पोएट जो है वो इन बच्चों के लिए क्या चाहता है। तो ये 4 स्टैंजा हैं जो 4 अलग अलग चीज़ों पे डील करते हैं। मैंने बताया बच्चों की कंडीशन के ऊपर। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम ऑफ द स्लम एरिया हु आर स्टडीइंग देयर इन द स्कूल, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पोम को। देखो पोम की स्टार्टिंग में आता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है बताइए, एंड रेपिटेशन एज वेल। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई पोम लिखी जाती है तो दे आर सर्टेन फिगर ऑफ स्पीचेस विच आर यूज, जिनको लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस भी कहा जाता है, जो कि टूल्स होते हैं किसी भी पोम को लिखने के लिए। तो जब भी एक स्टैंजा हमारे को गिवन होगा या स्टैंजा की कुछ लाइंस गिवन होगी और वहाँ पूछा जाएगा कि भाई स्टैंजा में कहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये फार फार में क्या है, एक वर्ड है जो रिपीट हो रहा है। तो जब भी एक वर्ड रिपीट होता है 2 बारी या 2 से ज़्यादा बारी तो उसको रेपिटेशन कहते हैं। तो फार फार में रेपिटेशन आ रहा है, और साथ में कभी भी अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं और उनका पहला जो इनिशियल साउंड है वो सेम है, जैसे फार में फ का साउंड आ रहा है, फिर फार में फ का साउंड आ रहा है, और फ्रॉम में भी फ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड रिपीट हो रहा है जो इनिशियल वाला है, तो ये एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ रेपिटेशन भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, एलिट्रेशन आ रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। देखो अब जो क्लासरूम के अंदर बच्चे हैं उनकी कंडीशन के बारे में बताया गया है, उनके फेस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है उनके फेस के बारे में, कि उनका फेस जो है ना वो गस्टी वेव्स से बहुत ज़्यादा दूर है। अब देखो गस्टी वेव्स क्या है, यहाँ पे गस्टी वेव्स बोला गया है एनर्जेटिक वेव्स को। गस्टी इज समथिंग विच इज़ एनर्जेटिक, विच इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एंड वेव्स किसको बोला जाता है, लहरों को बोला जाता है। और गस्टी वेव्स का मतलब जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो क्या बोला गया है, ये जो बच्चे जो स्लम क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, जो उस स्लम एरिया में जो क्लासरूम है वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ते हैं, उनका जो फेस है वो कैसा होगा। अगर वो फार है गस्टी वेव से, इसका मतलब फेस कैसा होगा, व्हाट डू यू थिंक। बिल्कुल डल होगा, पेल होगा, एनर्जी लेस होगा, ठीक है। अब उनका फेस जो है मैं बता देता हूँ, गस्टी इट मीन्स एनर्जेटिक और वेव्स लहरों को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शार्प कॉन्ट्रास्ट है वेव से उन बच्चों के चेहरों का। और बच्चों के चेहरों को क्या बोला गया है, लाइक रूटलेस वीड्स। डू यू नो व्हाट इज वीड, अनवांटेड प्लांट, आई थिंक यू नो अबाउट इट। वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसी भी फसल के साथ उग जाते हैं, घास फूस, ठीक है। अब ये वीड्स जो है इनको अनवांटेड कंसिडर किया जाता है। अब सोचो इन बच्चों को वीड बोला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में ये क्या है, अनवांटेड है। समझ में आया, देयर इज नो वन हु केयर्स अबाउट दीज चिल्ड्रन, ओके। और रूटलेस वीड्स बोला गया है ऊपर से, इनका फेस जो है वो कैसा है, रूटलेस वीड की तरह। इफ अ प्लांट इज रूटलेस सो हाउ इज इट, डेड, मुरझाया हुआ, तो उनका फेस भी कैसा होगा, मुरझाया हुआ होगा। यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है। और यहाँ कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सिमली। मैंने बताया था सिमली का मतलब होता है कंपैरिजन, और यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो लाइक या एज के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे लाइक वर्ड आ रहा है और बच्चों के फेस का कंपैरिजन रूटलेस वीड से किया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज सिमली, SIMILE, ठीक है। अब क्या बोला गया था, हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर किसको बोला गया है, उनके पेल फेस को बोला गया है। अगेन बता देता हूँ, पैलर किसको बोला गया है, उनके पेल फेस को बोला गया है। पेल मतलब बहुत ही पीला, फीका या एनर्जी लेस, ठीक है, और बीमार सा चेहरा। और उनके जो बाल हैं उसके बारे में क्या बोला गया है कि उनके बाल जो हैं वो उलझे हुए हैं, टॉर्न हैं, जो उनके फेस पे आते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं है, गस्टी वेव से बहुत दूर है और रूटलेस वीड की तरह है। इसका मतलब चार्मलेस है। और उनके जो बाल हैं वो टॉर्न हैं, उलझे हुए हैं, अनरिश्ड हैं, जो कि उनके पेल फेस पे आते हैं। अब यहाँ कुछ बच्चों का डिस्क्रिप्शन बताया गया, उसको ध्यान से सुनना। द टॉल गर्ल, उस क्लासरूम में एक लड़की है जो कि काफ़ी टॉल है, टॉल मतलब लंबी है, जिसका सर जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है।
अब इस लड़की का सर क्यों झुका हुआ है, इसके दो प्रोबेबल रीजन हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन ये हो सकता है कि शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लासरूम, और वो बच्चा वो स्कूल जो है उसका जो क्लासरूम है वो एक एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है जहाँ पे वो सबसे टॉल है, तो मे बी शी इज एम्बैरेस्ड टू सिट देयर विद द चिल्ड्रन हु आर ऑफ स्मॉल एज, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लासरूम, सो मे बी इन हर फैमिली इवन शी इज़ द टॉल वन। इट मीन्स कि वो बड़ी है अपनी फैमिली में, शायद एल्डर है, और शी इज स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच शी हैज़ गॉट इन सच अ टेंडर एज, वी कैन से, ठीक है। तो उसका सर झुका हुआ है नीचे। हाँ बोलिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक टॉल लड़की है जिसका सर जो है वो नीचे झुका हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली जो जहाँ पे वो बैठी हुई है वो अपना जो सर है वो नीचे की तरफ लटका के बैठी हुई है और वो सामने नहीं देख रही और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करी आस पास के एनवायरमेंट में। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो टॉल है और शायद वो अपनी घर में भी बड़ी है एज के अंदर, और उसके घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से उसके जो शोल्डर्स हैं वो बर्डनड है, एंड शी इज़ अपसेट अबाउट दैट। शी इज़ मोस्ट प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिकॉज ऑफ विच शी इज़ बर्डन, ठीक है। तो एक तो ये लड़की हो गई भाई, टॉल गर्ल, एक लड़की ये है, एक बच्चा ये है, ठीक है। अब दूसरा किसको बताया गया है, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय यहाँ पे अगेन एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ठीक है, और वो है मेटाफोर, ठीक है। हम कह सकते हैं पेपर सीमिंग बॉय का मतलब कि भाई एक लड़का जो पेपर की तरह देख रहा है, तो आप देख लो बॉय का कंपैरिजन एक पेपर से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक वर्ड यूज नहीं हो रहा। डोंट यू थिंक एज और लाइक वर्ड यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एज और लाइक वर्ड के साथ कंपैरिजन होता है तो दैट इज व्हाट, दैट इज सिमिली, और जब बिना एज और लाइक के कंपैरिजन हो रहा होता है तो दैट इज व्हाट, बताओ भाई, मेटाफर ऑब्वियसली। और रैट्स आई, उसकी आईज को भी रैट की आई से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे भी मेटाफर है। तो देखो पेपर सीमिंग बॉय का मतलब वो बच्चा कितना ज़्यादा पतला होगा आप सोच सकते हो। तो वो बच्चा बहुत पतला है, सेकंड बॉय जो है वो बहुत पतला है और उसकी आंखें रैट्स की आई की तरह है। इसका मतलब उसकी आंखों में भूख नजर आती है, जैसे एक चूहे की आंखें बहुत छोटी सी होती हैं और वो डरा हुआ होता है, तो मे बी ये लड़का भी डरा हुआ है। आपने अगर किसी चूहे की आंखों देखा हो तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहती हैं कि कहीं मुझे पे कोई अटैक ना कर दे, तो मे बी दिस बॉय इज लिटिल अफ्रेड। और दूसरी चीज़ ये कि शायद वो भूखा है, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ठीक है। अब उसको बोला गया है स्टंट। इसके बाद तीसरे बच्चे के बारे में बताया गया है द स्टंटेड अनलकी हीयर। ये तीसरा बच्चा है उस क्लासरूम का, ये तीसरा बच्चा है, स्टंटेड अनलकी हीयर। अब स्टंटेड का मतलब क्या होता है पता है, जिसकी ग्रोथ रुक जाती है उसको स्टंटेड कहते हैं, ठीक है। जिसकी हाइट कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टंटेड कहते हैं, जिसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसे अनलकी हीयर बोला गया है। क्या बोला गया है, अनलकी हीयर बोला गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, बताओ कौन सी यूज हुई है, उत्तराधिकारी। जो अपने पिता की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उसे हीयर कहते हैं, अपने पिता का। नो, यहाँ पे ऑक्सिम, यहाँ पे क्या चीज, क्वेश्चन ये था कि अनलकी हीयर में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो ये ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। ऑक्सीमोरॉन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अनलकी इज अ नेगेटिव वर्ड और हीयर इज अ पॉजिटिव वर्ड। जो उत्तराधिकारी होता है तो उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर हीयर है कोई किसी प्रॉपर्टी का तो वो तो पॉजिटिव ही हुआ ना, लेकिन ये अनलकी है। तो देखो ना, अनलकी हीयर मतलब दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट है ना, तो जब भी कोई दो वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग्स रखते हैं और एक साथ यूज हो रहे हैं तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, दैट इज अनलकी हीयर, ठीक है। तो ये लड़का जो है इसे अनलकी हीयर पता है क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया क्योंकि इसने अपने पिता की प्रॉपर्टी या पैसे को इनहेरिट नहीं किया, बल्कि इसने अपने फादर की बीमारी को इनहेरिट किया है। उसे बाय बर्थ डिजीज है जो उसके फादर को थी। समझ में आया। ये तीसरा लड़का है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब जिसकी ग्रोथ रुक जाती है बॉडी की, जिसकी हाइट कम होती है, ड्वार्फ्ड, ठीक है। ट्विस्टेड बोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो अकड़ी हुई हैं, ट्विस्टेड है, क्योंकि ट्विस्टेड जब बोन ट्विस्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली हाइट रुक जाती है। ये प्रॉब्लम इसी में होती है, इसी डिजीज में होती है, ठीक है। इसको ग्नाल डिजीज भी कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड, ग्नाल डिजीज, डिजीज रिलेटेड टू बोन्स एंड बॉडी, जिसमें बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो वो अपने फादर की क्या चीज, ऑब्वियसली तो ही हैज इनहेरिटेड द डिजीज ऑफ हिज फादर, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, अपने डेस्क से अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है। और अब क्लास के बारे में देखो क्या बोला गया है, क्लास कैसी है, डिम। डिम का मतलब वहां रोशनी प्रॉपर नहीं होगी। अब लास्ट में एक और लड़का है जो वहां बैठा है, दैट इज द फोर्थ चाइल्ड, ठीक है, जो कि अननोटेड है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वो लड़का जो है वो स्वीट एंड यंग है, ठीक है। अब ये बात जो शुरू के तीन बच्चे हैं उनके जरिए जो पोएट है वो क्या दिखा रहा है, बताओ,
होपलेसनेस दिखा रहा है या होप दिखा रहा है? होपलेसनेस दिखा रहा है, क्योंकि इन तीनों बच्चों के लिए देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। जो पहला लड़का है, जो पहली लड़की है, वो बेचारी स्ट्रेस्ड है, हेड डाउन कर रखा है। दूसरा लड़का जो है वो कितना पतला है, रेड्स आए हैं उसकी, भूखा है ना, अनरिच्ड है, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का एक तरीके से। और तीसरा जो लड़का है उसने भी अपने फादर की डिजीज़ को इनहेरिट करा है, तो होपलेसनेस। लेकिन ये जो चौथा लड़का है, इसको लेके जो पोएट है वो होपफुल होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कहता है कि ये जो लड़का है इसकी आंखों में सपने हैं, ठीक है। और किसके सपने देख रहा है? स्क्विरल गेम। अब ये स्क्विरल गेम जो है एक इमेजरी है। इमेजरी का मतलब होता है जहाँ पे किसी एक दूसरी इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है। स्क्विरल गेम जो है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीडम को और लिमिटलेस इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये बच्चे बाउंडेड है क्लासरूम के अंदर। लेकिन ये जो लड़का है ये स्क्विरल गेम मतलब फ्रीडम के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब कि ये बच्चा बाउंडलेस होना चाहता है, ये बच्चा लिमिटेशंस में नहीं रहना चाहता है, ये बच्चा अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, ठीक है। और ट्री रूम का मतलब हुआ एक ऐसी प्लेस जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी है, ठीक है। अदर देन दिस मतलब ये जो सिचुएशन क्लासरूम की है इससे अलग। फर्स्ट स्टैंजा सबको समझ में आ गया भाई? देखो पोम को थोड़ा दिल से समझना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग से नहीं समझते, दिमाग से समझेंगे तो समझ नहीं आती। हाँ ऑब्वियसली बच्चों के बारे में बताया गया है यहाँ, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों के बारे में बताया गया है। दूसरे स्टैंजा में क्लास, हाँ बोलिए। सी व्हेन वी कॉल अबाउट टीयरिंग समथिंग, इसका मतलब होता है फाड़ना, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टीयरिंग हेयर। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द अनरिश हेयर, कि भाई जो बाल हैं वो उलझे हुए हैं। दे आर नॉट द सॉफ्ट हेयर विच वी गाइज यूजुअली हैव, ओके, दे हैव टॉर्न हेयर। इट मीन्स ऑब्वियसली these people even don't care about their the physical health, they are not caring about obviously, and the things like hair, they are not the things to be paid to be paying attention, okay। तो ऑब्वियसली उनके जो बाल है वो अनरिच्ड है, तो उनकी ना फिजिकल कंडीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। वेलकम। आगे बढ़ते हैं। देखो क्लासरूम के बारे में क्या बोला गया है कि वहाँ पे जो उस क्लासरूम की वॉल्स हैं वो कैसी हैं? सॉर क्रीम वॉल्स। सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब क्या हुआ? द वॉल्स आर पैथेटिक, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स होंगे, धब्बे होंगे। और उन दीवारों पे क्या लगी हुई है? डोनेशंस। आपने देखा होगा कि हम लोग अगर पार्टी में कुछ खाते हैं तो अगर कुछ बच जाता है तो वी आर वेरी काइंड हार्टेड, देन वी डोनेट इट, कि चलो जाके हम स्लम में दे देते हैं, उन लोगों का पेट भर जाएगा अगर किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। ऐसे ही हमारी कोई अगर पुरानी चीज़ होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको जाके डोनेट कर देते हैं कि चलो कम से कम हमारे कपड़े जो है हम यूज़ नहीं कर रहे तो हम वहाँ पे जाके दे देते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ डोनेशन में उन लोगों को भी वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे कुछ डोनेशंस लगी हुई हैं। एक तो शेक्सपियर हेड। शेक्सपियर, आपको पता है विलियम शेक्सपियर कौन था? मैंने बताया सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब यहाँ द वॉल्स विद स्पॉट्स, मतलब धब्बेदार दीवारें, गंदी दीवारें, ठीक है। और डोनेशंस का मतलब कि उस दीवारों पे डोनेशंस लगी हुई हैं कुछ जो रिच लोगों ने दी होगी उनको, ठीक है। और उन नहीं वॉल पे नेम नहीं लिखा हुआ, वॉल पे डोनेशंस लगी हुई हैं। अब डोनेशन क्या क्या लगी हुई है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। शेक्सपियर का नाम आपने सुना है? हु वाज विलियम शेक्सपियर गाइस? विलियम शेक्सपियर वाज द फादर ऑफ, यस ही वॉज द फादर ऑफ ड्रामा। उसने ड्रामा इन्वेंट किया था, ठीक है। और ही वॉज देयर इन एलिजाबेथन एज, जब इंग्लैंड की महारानी कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं, शेक्सपियर किसके बारे में लिखता था? अगर किसी ने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पढ़े हैं तो yes, he used to talk about the nobilities. It means he used to talk about the rich class, the rich people. He never showed the pathetic situation of the poor society. उसने हमेशा रॉयल लोगों के बारे में डिपिक्ट किया है चीज़ों को। तो यहाँ पे एक शेक्सपियर की पिक्चर है। विलियम शेक्सपियर हेड का मतलब है विलियम शेक्सपियर की पिक्चर। अब क्लाउडलेस का मतलब होता है एन एनवायरमेंट जहाँ पे कोई क्लाउड ही ना हो, कोई बादल ही ना हो। और डाउन का मतलब होता है मॉर्निंग। तो मोस्ट प्रोबेबली एक सीनरी होगी कोई, उस सीनरी में खुला आसमान होगा। तो एक तो विलियम शेक्सपियर की पिक्चर लगी है दीवार पे, एक लिखा है क्लाउडलेस एट डाउन, इट मीन्स मॉर्निंग में क्लाउडलेस एनवायरमेंट।
ठीक है, एक सीनरी होगी जहाँ पे खुला आसमान होगा। तीसरा सिविलाइज्ड होम, सिविलाइज्ड होम मतलब सिविलाइज्ड बिल्डिंग्स को बोला गया है, डोम बिल्डिंग्स को बोला गया है, बड़ी बिल्डिंग्स को। सिविलाइज मतलब जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो उसको रेफर किया गया है। सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज का मतलब कि एक तस्वीर होगी जिसमें शहर की एक तस्वीर है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसको बोला गया है सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज। तो तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। एक विलियम शेक्सपियर की पिक्चर लगी है क्लास में, एक क्लाउडलेस एट डॉन मतलब एक सीनरी जिसमें क्लाउडलेस इन्वायरमेंट है मॉर्निंग के टाइम, और एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तस्वीर लगी है। और एक लिखा है बेल्ड फ्लावरी टारलस वैली, ये ऑस्ट्रिया में है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। ये एक बहुत सुंदर फूलों की घाटी है जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ हमको फ्लावर्स दिखेंगे। और इसको बेल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस घाटी के अंदर बहुत सारी काउस जो है उन्होंने बेल पहनी होती है, और उनके चलने से बेल्स की भी आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है, तो उसे बेल्ड फ्लावरी टारलस वैली कहा जाता है। तो ये वैली जो है इसकी तस्वीर भी वहाँ लगी हुई है, ठीक है। और एक मैप है जो वहाँ पे लगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप है, ठीक है, मतलब ऐसे ही हाथ से बनाया हुआ कोई मैप होगा, ठीक है, ओपन हैंडेड मैप। और ये मैप क्या दिखा रहा है? अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? दुनिया सुंदर है या बस सूरत है? हाँ, लेकिन ये चीज़ें देखो क्या दिखा रही हैं। देखो यहाँ अगली लाइन में लिखा है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड सेट वर्ल्ड, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ये दिखा रही हैं कि भाई वर्ल्ड कितना सुंदर है। वर्ल्ड को जैसे मानो अवार्ड दिया जा रहा है कि देखो वर्ल्ड कितना सुंदर है, ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं। लेकिन देखो आगे क्या लिखा है, बट येट फॉर दीज चिल्ड्रन, मतलब इन बच्चों के लिए ये विंडो जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सॉरी वेट अ मिनट, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, मतलब इन बच्चों के लिए विंडोज इंपॉर्टेंट है, मैप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए विंडोज इनका वर्ल्ड है, इनके लिए मैप इनका वर्ल्ड नहीं है। क्योंकि मैप में जितनी भी प्लेसेस हैं उनको तो पता ही नहीं ना इन चीज़ों के बारे में। मैप में जितनी भी दूसरी बड़ी बड़ी जगहें होंगी उसके बारे में तो ये बच्चे जानते ही नहीं है। तो इनके लिए वर्ल्ड क्या है? इनकी विंडोज, क्लासरूम की विंडोज, ये इनके लिए वर्ल्ड है, क्योंकि ये इनके लिए रियलिटी है। जो मैप में जगहें हैं वो तो सिर्फ इमेजिनरी चीज़ें हैं ना इन लोगों के लिए, इन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया इन चीज़ों को, और ना ये कभी कर पाएंगे, बिकॉज दे आर बाउंडेड। समझ में आया लाइन? ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि ये जो मैप है इसमें इनका जो फ्यूचर है वो किससे पेंट हुआ है? फॉग से पेंट हुआ है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग। देखो अगर किसी का भविष्य जो है फॉग से पेंट होगा तो क्या उनका फ्यूचर कहीं एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फॉग एक समय के बाद खत्म हो जाती है ना, उड़ जाती है। तो फ्यूचर अगर फॉग से पेंट हुआ है इसका मतलब इनका भविष्य कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक तरीके से एक बात बोली गई है कि देयर फ्यूचर लाइज नो वेयर, देयर फ्यूचर लाइज नो वेयर, मतलब कि उनका जो फ्यूचर है कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टैंजा में किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि ये चीज़ें उनको कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। पहले ये दो लाइन पढ़ लेते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, इन लोगों की लाइफ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? एक नैरो स्ट्रीट में। नैरो स्ट्रीट का मतलब होता है दोस्तों पतली सी गली, जो आगे जाके क्या हो जाती है? सील, मतलब बंद हो जाती है। मतलब इनकी जो लाइफ है वो एक नैरो स्ट्रीट में आगे मूव करती है, जो आगे जाके सील हो जाता है विद अ लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब ऑब्वियसली विद लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, अंधेरा, डार्कनेस, ठीक है। मतलब इनकी जो जीवन है वो एक पतली सी गली में चलता है आगे, इनका फ्यूचर एक पतली सी गली में आगे बढ़ता है, जो गली आगे जाके सील हो जाती है, और आगे जाके इनका जो स्काई है वो सिर्फ एक लेड स्काई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, रोशनी नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है। तो ये लाइन ये शो कर रही है कि देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, कि उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में है। और किससे दूर है उनका फ्यूचर? देखो उनका फ्यूचर सारी ब्यूटीफुल चीज़ों से दूर है, रिवर से दूर है, ब्यूटीफुल, केप से दूर है, आइलैंड्स को बोला गया है केप्स, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स किसको बोला गया है? बताएगा कोई? स्टार्स ऑफ वर्ड्स एजुकेशन को बोला गया है। व्हाट? नॉलेज, एजुकेशन, विच वर्ड? यस, वी आर river, we are talking about rivers here. It is not mentioned which river we are talking about. Okay, सबको यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Obviously the urban area. Yes, there are 5 things, but there are more pictures. We will talk about them in the third stanza, but if we talk about as a whole, so we can talk about these 5 things. Okay.
लेट स्काई है मतलब एक ऐसा स्काई जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, पॉल्यूटेंट हो, पॉल्यूशन हो, जहाँ कुछ दिखाई ना दे। ये क्रिएटिव वे में बोला गया है कि उनका जो भविष्य है वो डार्कनेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। यहाँ पे ना शेक्सपियर को विक्ड बोला गया। डू यू नो व्हाट इज विक्ड? विक्ड मीन्स दुष्ट, एविल, समथिंग विच इज एविल, दैट इज विक्ड। शेक्सपियर को दुष्ट पता है क्यों बोला गया है यहाँ पे? यस ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब शेक्सपियर उनको, उनके लिए एग्जाम्पलरी नहीं है। शेक्सपियर इज नॉट द वन whom they should follow and not the one who depicted them, not the one who tried something good for them। तो ऑब्वियसली शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट है क्योंकि शेक्सपियर ने कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं। तो स्टीफन स्पेंडर मॉकरी कर रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो स्टीफन स्पेंडर जो है वो मॉकरी कर रहा है। मॉकरी मतलब मजाक उड़ा रहा है किसका? शेक्सपियर का। स्टार्स ऑफ वर्ड्स एजुकेशन, नॉलेज को बोला गया है, विजडम को बोला गया है, ठीक है, कि उनकी लाइफ नॉलेज से काफ़ी दूर है, एजुकेशन से दूर है, क्योंकि यहाँ पढ़ते नहीं है बच्चे, बस ऐसे ही आते हैं नॉर्मली। बेसिकली होता क्या है, देखो मैं बताऊँ तुम्हें, अगर स्लम स्कूल्स जो होते हैं वो कुछ लोग खोल देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोल देती हैं बिकॉज दे वांट कि भाई उन्हें गवर्नमेंट से फ़ायदा हो। ज़्यादातर जो आपके एनजीओज खुलते हैं वो इसी पर्पज़ से खुलते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक तरीके से गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाया जाए, थोड़ा सा लोगों का फ़ायदा उठाया जाए, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये लोग ग्रीडी गुड डूअर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीडी गुड डूअर्स। ये वर्ड जो है आपके रोड साइड स्टैंड में यूज़ हुआ है, पोम के अंदर जो कट रखी है, आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। यहाँ पे भी ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है, ग्रीडी गुड, ग्रीडी गुड, ग्रीडी इज़ नेगेटिव, गुड इज़ पॉजिटिव। अब देखो क्या बोला गया, शेक्सपियर जो है वो इनके लिए विक्ड है। मैप इनके लिए बैड एग्जाम्पल है क्योंकि मैप में जितनी भी जगह हैं इनको पता नहीं उसके बारे में, और ये मैप में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे शिप्स हैं, सन है, अब मैप का एग्जांपल दिया गया है, भाई मैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, उस मैप में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्या है, शिप्स हैं, सन है, लव है। अब शिप्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली जहाज़ों की बात की गई है, हो सकता है वहाँ पे और भी कुछ तस्वीरें हो जिसके अंदर शिप्स को डिपिक्ट किया गया हो, तो उसी की बात की गई है कि जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे शिप्स हो गया, सन हो गया, सन का मतलब ब्राइटनेस की बात की जा रही है कि ब्राइटनेस, शिप्स, और लव का मतलब और जो दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी उनकी बात की जा रही है कि जितनी भी चीज़ें क्लासरूम में हैं ब्यूटीफुल, चाहे वो शिप्स हो, सन हो, लव हो, ये सब कुछ, और सिर्फ उनको क्या करता है, टेम्प्ट करता है। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, और किस चीज़ के लिए टेम्प्ट करता है? चोरी करने के लिए। अब ये चीज़ें चोरी करने के लिए कैसे टेम्प्ट कर रही हैं उनको? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली देखो, अगर कोई ऑब्वियसली सी, if I am not able to get something, if something is out of my reach and I am attracted towards that, I am amazed to have that, so obviously what I will do at the end is like stealing that thing। मेरे पास कोई और दूसरा चारा ही नहीं होगा। अगर मुझे पता है कि उस चीज़ को पाने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस चोरी कर सकता हूँ, तो भाई ऑब्वियसली इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर मैं चोरी बनूंगा, क्रिमिनली बनूंगा। समझ में आया? तो दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग देम नेगेटिवली। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फॉर लाइफ्स मतलब उनकी जो लाइफ है वो क्या कर रही है, स्लाइली। स्लाइली का मतलब होता है गाइस धूर्त तरीके से, इसका मतलब नेगेटिवली, एक तरीके से क्लेवरली कह सकते हैं हम। स्लाइली का मतलब होता है क्लेवरली, कि उनकी लाइफ जो है वो भी उनको धोखा दे रही है। जैसे मानो उनकी लाइफ जो है वो उन्हीं को धोखा दे रही है, जो टर्न लेते रहती है किसमें, क्रैम्प होल में। क्रैम्प होल पता है किसको कहा गया है? उनके जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, उनको क्रैम्प होल बोला गया है। तो उनकी ज़िंदगी वहीं, मतलब वो वहीं सड़ते रहते हैं, कहने का मतलब कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो उनकी लाइफ भी क्लेवरली टर्न ले रही है उसी क्रैम्प होल में, मतलब उसी स्लम के अंदर, कभी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ठीक है, उनके जीवन की शुरुआत किससे होती है? फॉग से, मतलब क्लियरली कुछ उनको दिखता नहीं है। और एंडलेस नाइट, ये देखो ये जो लाइन है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो बाउंडेड स्लम में ही रहते हैं, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। मतलब उनकी लाइफ में कभी भी फैसिलिटीज़ नहीं आ पाती। आप देखोगे तो जो सीमापुरी वाला आपने पार्ट पढ़ा होगा, लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 वाला, उसमें भी आपने ऐसी चीज़ों के बारे में ही पढ़ा है, इजंट इट? है ना? हाँ ऑब्वियसली यहाँ, हाँ लेकिन देखो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल वे में नहीं जाना, क्रिएटिव वे में जाना है। कॉन्टेक्चुअली हम सोचें तो हम देखेंगे भाई वहाँ अंधेरा रहता है क्या, वहाँ उजाला नहीं होता, लेकिन यहाँ क्रिएटिव वे में देखें, कहने का मतलब ये है कि देयर लाइफ इज इन डार्कनेस। इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग द बेसिक फैसिलिटीज इवन। ओके अब बोला गया है स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप पता है किसको बोला गया है? उनकी बॉडी को स्लैग हीप बोला गया है। वैसे हीप कचड़े के ढेर को कहते हैं।
और स्लैग हीप का मतलब होता है जो मेटलिक वेस्ट होता है, मेटेलिक वेस्ट होता है, उसको स्लैग हीप कहा जाता है। धातु का जो वेस्ट होता है ना, उसको स्लैग हीप कहा जाता है। तो क्या उनकी बॉडी को स्लैग हीप बोला गया है, कचरे का ढेर बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पलती हैं, ठीक है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, स्किन पहनते हैं, जैसे मानो उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे, उन्होंने स्किन पहन रखी है, और स्किन जो है उन्होंने बोन्स पे चढ़ा रखी है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो उनकी स्किन है उससे उनकी बोन साफ साफ विजिबल रहती है। और उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं स्टील के, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो शायद इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते होंगे। मेंडेड ग्लास, मेंडेड ग्लास का मतलब जो उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं ना, जो चश्मे भी अगर वो पहनते हैं, उसका जो ग्लास होता है वो रिपेयर्ड होता है, टूटे फूटे ग्लासेस होते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील का मतलब ये हो सकता है शायद उनमें से कुछ बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते होंगे, इंडस्ट्रीज में काम करते होंगे, चाइल्ड लेबरर्स हैं। विद मेंडेड ग्लास का मतलब है कि उनके जो चश्मा होगा, स्पेक्टिकल होगा स्टील का, उस पर जो ग्लास लगा हुआ है वो भी रिपेयर्ड है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है। जैसे एक बॉटल जो है ना, एक बॉटल जो है जब वो स्टोन पे लग के टूट जाती है और बॉटल के टुकड़े हो जाते हैं, उसके ग्लासेस के टुकड़े हो जाते हैं, वैसे ग्लासेस जैसे मानो उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पे पहन रखे हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हाउ pathetic their situation is. Even the steel spectacles which they are using for working, they are mended, they are repaired, like the glasses of bottle which are like broken through the stones. तो ऑब्वियसली उस तरीके के ग्लासेस उन्होंने वहाँ पे पहने हुए हैं, और उनका पूरा का पूरा जो टाइम है वो स्लम के अंदर ही जाता है। क्या बोला गया है? ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ फॉगी स्लम। तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे टाइम स्लम के अंदर रहते हैं, तो वो उस मैप को क्या करते हैं, ब्लॉट करते रहते हैं। ब्लॉट का मतलब होता है काले धब्बे से निशान लगाना, दैट इज ब्लॉट। तो मैप के अंदर वो किसका निशान लगाते हैं काले धब्बे से? स्लम का, क्योंकि स्लम जो है वो मैप के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो मैप जो है उस जगह पे क्या फाइंड आउट करते रहते हैं स्लम को, तो वो क्या करते हैं, मैप को ब्लॉट कर देते हैं, काला धब्बा वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि स्लम कहाँ पे है मैप के अंदर। तो उनका जो मैप है उसके अंदर स्लम को किससे डिपिक्ट किया गया है? ब्लॉट से डिपिक्ट किया गया है। ब्लॉट का मतलब क्या हुआ? काला धब्बा। इट मीन्स समथिंग विच इज डार्क, समथिंग विच इज बैड, नॉट अ गुड प्लेस, अ डर्टी प्लेस। एज बिग एज डूम, और उनके लिए स्लम क्या है? एक डूम की तरह है। डूम का मतलब क्या होता है? तबाही। यहाँ पे भी सिमली का यूज हुआ है गाइस, यहाँ पे स्लम को डूम से कंपेयर किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओवरऑल थर्ड स्टैंजा में मैं बता देता हूँ क्या बताया गया है। ओवरऑल थर्ड स्टैंजा में ये बताया गया है कि हाउ द थिंग्स इन द क्लासरूम आर इन्फ्लुएंसिंग दीज चिल्ड्रन। सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर नॉट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ्स, इंडीड दे आर हैविंग अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ्स। क्लियर? विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, एविल। शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट है क्योंकि उसने भी कभी हेल्प नहीं करी इन लोगों की, कभी डिपिक्ट नहीं करा अपने वर्क में। क्रैम्ड होल उनके घरों को बोला गया है, छोटे छोटे क्रैम्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बोला गया है, जब तक कि कोई गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, ये पावरफुल लोग हैं, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर ये पावरफुल लोग हैं, ठीक है। कहता है कि पॉइंट कहता है कि जब तक कोई गवर्नर, मतलब द मैन इन अथॉरिटी, इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है स्लम का, कि भाई वहाँ पे सब कैसा चल रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है ना, जो लोग क्रिएट करते हैं ऐसे स्कूल्स को। तो भाई जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या कोई विजिटर वहाँ पे घूमने वाला, देखने वाला, जब तक कोई वहाँ पे नहीं आता, तब तक ये मैप जो है वो उनके लिए क्या बन जाता है? विंडो बन जाता है। अब ये ध्यान से समझना, मैप के विंडो बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बाउंडेड रहती है। उनकी लाइफ क्या रहती है? बाउंडेड रहती है। मैप के विंडो बनने का मतलब क्या है? उनकी लाइफ क्या रहती है? बाउंडेड रहती है। अगेन बता रहा हूं, मैप के विंडो बनने का मतलब है कि देयर लाइफ स्टेज बाउंडेड, ठीक है। मतलब जब तक कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर नहीं आता, तब तक उनकी लाइफ क्या रहती है? बाउंडेड रहती है। और जो विंडोज हैं वो बंद हो जाती हैं। विंडोज के बंद होने का मतलब है फैसिलिटीज ना मिलना। अगेन बता देता हूं, विंडोज के बंद होने का मतलब है फैसिलिटीज ना मिलना, लाइफ पैथेटिक होना। तो उनकी विंडोज बंद हो जाती हैं, किसकी तरह बंद हो जाती हैं? कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स किसको कहा जाता है? कब्र को कहा जाता है। अगेन बता देता हूं, कैटाकॉम किसको कहा जाता है? कब्र को। तो इसका मतलब समझना ध्यान से, फिर से बता रहा हूं कि जब तक कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर, मतलब पावरफुल लोग जो हैं वहां पे नहीं आते, तब तक जो मैप है वो उनके लिए विंडो बन जाता है। मतलब कि उन लोगों की जो लाइफ है वो बाउंडेड रहती है, और जो विंडोज हैं वो बंद हो जाती हैं, एक कब्र की तरह जो कभी खुलती नहीं है। और विंडो के बंद होने का मतलब है कि उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर आता है तो वो लोग क्या करते हैं? उनको फैसिलिटीज देते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं, उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर दिखाते हैं, ताकि उन लोगों को चैरिटी मिल पाए, जो लोग ऐसे स्कूल्स को खोलते हैं। तो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर के आने पे तो उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर होती है, उनके पास फ्रीडम होती है, उनके पास अच्छी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई नहीं आता तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पैथेटिक बन जाती है। समझ में आ गया ये तीनों लाइन?
हम्म हम्म ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हम्म सी लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू अगेन। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज को, मैप बिकम्स देयर विंडो का मतलब समझना, समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर देम। मैप इज बिकमिंग देयर विंडो, इट मीन्स दे आर स्टेइंग बाउंडेड, दे आर नॉट गेटिंग दैट फ्रीडम। इफ द मैप इज बिकमिंग विंडो, मतलब अगर मैप विंडो बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो विंडो के बाहर नहीं देख पा रहे। समथिंग विच इज बैड, कि वो विंडो के बाहर भी नहीं देख पा रहे। सोचो अगर आपको बाउंड कर दिया जाए और आप विंडो के बाहर ही देख पा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे, ये तो एक प्रॉब्लम हुई। लेकिन विंडो के बाहर भी नहीं देख पा रहे तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। तो द मैप बिकम्स ए विंडो, इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। और दीज विंडोज दैट शट अपॉन, मतलब ये विंडो जो उनके लिए एटलीस्ट एक सहारा थी, जो विंडो वो भी बंद हो गई है। तो यहाँ पे अगर क्रिएटिव लेवल पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि उनकी जो बेसिक बहुत ही बेसिक जो फैसिलिटीज हैं जो उनको मिलती हैं वो भी बंद हो जाती हैं जब तक कि कोई गवर्नर इंस्पेक्टर नहीं आता। द मैप बिकम्स देयर विंडो, इट मीन्स दे बिकम बाउंडेड। और जो उनकी विंडोज हैं जो एटलीस्ट खुली रहती थी वो भी शट हो जाती है कैटाकॉम्स की तरह। समझ में आया? दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है ऑब्वियसली, लेकिन बात एक ही बोली गई है कि एक साइड तो मैप उनका विंडो बन गया है, मतलब बाउंडेड हो गए हैं, और दूसरी जगह विंडोज बंद हो गई हैं तो ऑब्वियसली बाउंडेड हो गए हैं। हालांकि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है दोनों की दोनों बातें। ठीक है। हम्म यस ऑब्वियसली राइट। यस श्योर, बट ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है इसके साथ इस चीज को भी ऐड कर लो कि इफ द मैप इज बिकमिंग द विंडो, अगर ये जो एक्सप्लेनेशन है आपकी इसके साथ आप इसको ऐड करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा साथ में। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर, आपको दोनों वेज में ऑप्शंस वहां पे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि मैप इज बिकमिंग विंडो, इट मीन्स दे आर स्टेइंग बाउंडेड, एंड दीज विंडोज विच आर शटिंग, इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग इवन द बेसिक फैसिलिटीज। और यहाँ पे विंडोज के खुलने का मतलब है टू रिसीव ऑल द फैसिलिटीज। और विंडो यहाँ पे कब खुलती हैं? व्हेन देयर इज अ गवर्नर और इंस्पेक्टर और विजिटर, दीज पीपल आर गोइंग टू एंटर द स्लम एरिया और द क्लासरूम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट में पोइट की एक अपील है, लास्ट में 4-5 लाइंस है, इसमें पोइट की एक अपील है एंड ही इज अपीलिंग कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। इट मींस कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी जो बाउंडेशंस है उनको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो आगे जाके क्या करेंगे, टाउन तोड़ देंगे। टाउन तोड़ने का मतलब क्या है? दे विल बिकम व्हाट? दे विल बिकम क्रिमिनल्स। ओके, और हमें क्या करना चाहिए, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाने चाहिए, ऑब्वियसली फ्रीडम मिलनी चाहिए इनको, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके वर्ल्ड को बनाना चाहिए। ठीक है, एंड दे शुड रन अज्योर। अज्योर का मतलब क्या है? व्हाट इज अज्योर? AZURE, डू यू नो द मीनिंग ऑफ अज्योर? यहां पे ब्लू स्काई को डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, रन ऑब्वियसली रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, मतलब गोल्ड सैंड पे वो चलेंगे। तो सैंड को या गोल्ड इसलिए बताया गया क्योंकि एटलीस्ट दे आर गोइंग टू मूव समवेयर, बाहर निकलने वाले हैं, इसीलिए बोला गया है। एंड रन अज्योर इट मींस टुवर्ड्स द ब्लू स्काई विच इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब ऑब्वियसली फ्रीडम की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू द बुक्स, इसका मतलब उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, दे मस्ट रिसीव द एजुकेशन। लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, इसका मतलब उन्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, मतलब व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन का किसी को पता है? कैन यू टेल मी? और कोई? ऑब्वियसली देखो यहाँ पे व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुक्स की भी बात, ऑब्वियसली यहाँ पे बुक्स की भी बात की जा रही है, और साथ में नेचर के क्लोज वो आ पाएंगे इसकी भी बात की जा रही है। समहाउ दिस फ्रीडम इज डिपिक्टिंग अ ब्यूटीफुल थिंग, oh sorry, this freedom is depicted as a beautiful thing for them which they are going to explore. Clear? और लास्ट क्या है, देखो सबसे लास्ट लाइन है, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज सन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि जो बंदा डार्कनेस में रहता है वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। अगर एक बंदा एक 4 दीवारी में हर वक्त रहेगा तो वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट करेगा? हिस्ट्री तो तभी क्रिएट होगी ना जब दूसरों को इसके बारे में पता चलेगा। तो क्या बोला गया, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज सन। इसका मतलब कि भाई हिस्ट्री तो वही क्रिएट करेगा जिसकी भाषा क्या होगी, जिसकी लैंग्वेज क्या होगी, सन होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सन इज समथिंग
जो फ्रीडम को यहाँ डिपिक्ट कर रहा है, जो बाहर देख पाएगा, जो बाहर आ पाएगा, वही तो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। जो बाउंडेड रहेगा वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट करेगा? तो द पर्सन हु हैज़ फ्रीडम, ओनली दैट पर्सन कैन मेक हिस्ट्रीज। समझ में आया गाइज? यहाँ पे हमारी जो पोम है पूरी की पूरी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम खत्म होती है, और आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी पोएम।